सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स का वन शॉट वीडियो लेक्चर फॉर एमएसटी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट से। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए, नोट्स के लिए या एक्सेट्रा जो भी आपको बोर्ड्स के लिए या सीटी के लिए हेल्प करेगा, उन सब के लिए हम वहां पर आपको टाइम टू टाइम कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। सो ज्वाइन दैट चैनल और स्टार्ट करते हैं हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको क्लास 11th में हो चुका है। और यहां पे इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब क्लास 11th के बेसिक क्वेश्चंस से रिलेटेड सीटी में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो मैंने बोला कि इस पार्ट को हम इधर डाल देते हैं। ठीक है, तो पहला है लीनियर बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। अब ये रिलेशन हमें बताना है कि लीनियर के अंदर डिस्प्लेसमेंट हम s से बताते हैं, ठीक है, वेलोसिटी हम v से बताते हैं, एंड अगर लीनियर के अंदर एक्सेलरेशन बताना है तो हम a से बताते हैं, जो कि आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा है। एंगुलर के अंदर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है तो हम थीटा से बता रहे हैं, वेलोसिटी को हम ओमेगा से बताएंगे और एक्सेलरेशन को हम अल्फा से बताएंगे। इनके बीच में रिलेशन बहुत आसानी से निकल जाता है अगर हम इसके बीच में सिर्फ डिस्टेंस मतलब r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। सो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, s इज इक्वल टू r थीटा, वेयर दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कब काम आता है? तो आपको जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो अगर रिक्वायरमेंट है तो इस सब की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से बताते हैं। यहां आपको एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या पता होना चाहिए? देखिए, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये थीटा से बताया तो जाता है, पर इसका कोई यूनिट नहीं होता है और ना कोई डायमेंशन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, पर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे बता रहे हैं? ओमेगा से, और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी होता है। ठीक है, इसका यूनिट अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अब नो यूनिट रहता है, तो हम बहुत बार हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियन। ठीक है, रेडियन, पर टाइम है तो सेकंड हो जाएगा, तो इसका यूनिट एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड होता है। और डायमेंशन की बात करा जाए तो इट इज m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁻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 ⁻
आगे वीडियो में जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपना एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे बताते हैं? अल्फा से बताते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहां ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत देखे गए हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है ये हम फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा कर सकते हैं। मतलब क्या कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक फैन है, फैन रोटेट हो रहा है, तो फैन रोटेट हो रहा है तो इनिशियली उसकी स्पीड समथिंग व्हाट 5 है, और फाइनली मतलब जब वो अपने एक्चुअली स्पीड में सबसे स्पीड में भाग रहा है तब उसकी वेलोसिटी हम बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो 10 है। तो आपको पूछा जाता है कि अल्फा जो है वो कितना होगा, तो आप क्या करोगे इसके लिए? फॉर्मूला फाइनल, ठीक है, डी का मतलब ये है कि चेंज हो रहा है, इनिशियल डिवाइडेड बाय dt। अब आपको टाइम जो भी जिस इंस्टेंट पे दिया हो उस टाइम इंस्टेंट पे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब ओमेगा फाइनल आपको जो भी दिया है 10 दिया है, ओमेगा इनिशियल आपको 5 दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करके एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और क्या नोट करने वाली चीजें हैं, तो अब कुछ बातें हैं जो यहां नीचे आप लिख लीजिए कि ओमेगा जो है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, और आपको रिलेशन पूछा जाता है कि एंगुलर वेलोसिटी के बीच में और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन है, तो ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी, राइट। और यहां से एक और कंसेप्ट आता है विच इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, या फिर इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं कि 2 पाई एफ। ये एफ और एन क्या है? दिस इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है या सिर्फ फ्रीक्वेंसी आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि दिस इज एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, एंड दिस इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूले से हमको करना क्या है? देखो, अगर आपको कभी इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो आपको ये फॉर्मूला इस तरह से कन्वर्ट करना है। इट विल बिकम एज ओमेगा फाइनल की जगह पर आप 2 पाई एन लिख सकते हो, 2 पाई एन। अब ये कौन सा है? फाइनल है, माइनस 2 पाई एन इनिशियल है, डिवाइडेड बाय dt। दोनों में से हम 2 पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो फॉर्मूला बच जाएगा एन फाइनल माइनस एन इनिशियल डिवाइडेड बाय
dt। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर रह गया। यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक बात आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की तरफ हम बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बोलते हैं द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। ये बातें आप नोटबुक में नोट करके रख लो। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सवाल थ्योरी टाइप पे पूछा जा सकता है। 3, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो रियल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल की स्यूडो फोर्स है। Centripetal force arises due to inertial frame of reference. It does not arises due to inertial frame of reference. और इसके कुछ एग्जांपल्स याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में। बट इसमें हमें यूजफुल क्या है, तो इसके फॉर्मूलाज जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ही पूछेंगे। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, अब देखा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इसको मैं F से बताता हूं, विच इज mv स्क्वायर अपॉन r, दूसरा होता है mr ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा होता है mv ओमेगा। ये 3 फॉर्मूला हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सेंट्रीपिटल के लिए भी यही फॉर्मूला है और सेंट्रीफ्यूगल के लिए भी यही फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। देखो सिर्फ दोनों में फर्क कहां आता है, इनके मैग्नीट्यूड में। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, ठीक, और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट कर रहा है, मतलब रेडियस भी इस तरफ है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उस तरफ ही एक्ट कर रहा है। तो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होते हैं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क होता है, बाकी फॉर्मूला आपको सॉल्व करते समय एक ही लगाना है। ठीक है, अच्छा, यहां m आपको पता होना चाहिए, दिस इज मास, v वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, r रेडियस है। अब ये फॉर्मूले कब अप्लाई करने हैं आपको, एज पर द डेटा। जब भी आपको ये फॉर्मूले को लगाना है, मतलब डेटा अगर इस बेसिस पे दिया है तो ये फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो ये, नहीं तो ये। अब करना क्या है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस फॉर्मूले से ये दोनों कैसे याद हो जाएगा। देखो आराम से याद हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि v की जगह पर आप r ओमेगा जानते हो, ये क्लास 11 जो कि हमने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था। तो आप v की जगह पर r ओमेगा डाल दो, तो यहां पे अगर r ओमेगा डाल दिया आपने तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो mr ओमेगा स्क्वायर बचेगा। सेम वे आप क्या करो, v की जगह पर v ओमेगा के लिए फॉर्मूला बनाओ और ओमेगा की जगह पर v अपॉन r लिखकर देखो और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है और बाकी सब अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। अब आते हैं अपने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। अब एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला अपना है रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो इसमें क्या होता है, ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसा ही है और इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है। ठीक है, ये रेडियल एक्सेलरेशन, जब एक फैन घूम रहा है तो रेडियली जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से, अब उसी की वजह से वो ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा रहता है। ठीक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसी को नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेशन है, अब आप लोगों को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो आप फोर्स की जगह पर ma लिख सकते हो। इसी फॉर्मूले में फोर्स की जगह पर ma लिखो, ma लिखा तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन r, बराबर है कि नहीं, v स्क्वायर अपॉन r बच रहा है। और क्या, अब ये भी फॉर्मूला बन जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला बनेगा विच इज v ओमेगा। ये फॉर्मूलाज इसी से जनरेट हुए फॉर्मूलाज है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, ये दोनों नाम याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले एक्सेलरेशन पे, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियली मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें आप जानते हो टेंजेंटली अगर कोई फोर्स एक्सेलरेशन हो रही है तो उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब डेफिनेशन के बारे में तो कम सवाल है, पर इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू, अब यहां ध्यान रखना दोनों में फर्क है, नेट एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में। इट इज रेट ऑफ चेंज, बट इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड किसकी चेंज होती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होती है, सिर्फ वेलोसिटी की। ठीक है, और कभी कभी हम इसका फॉर्मूला at इज इक्वल टू r अल्फा भी लगा लेते हैं। ठीक है, ये दोनों डिपेंड करता है। एक बार सीईटी के एमसीक्यू में पूछा हुआ सवाल ही है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा सवाल था, आपको a v स्क्वायर अपॉन r और अपॉन rt r अल्फा करना था, इन दोनों का रेशियो लेना था सिर्फ। ठीक है, तो बस रेशियो ले लेते तो आपका आंसर आ गया रहता। तो इतने इजी सवाल पूछे जाते हैं, पर पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये रेडियल हो गया, ये अपना टेंजेंशियल हो गया। अब ये थोड़ी सी फीलिंग नहीं आती है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जब आप एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि इस तरह के फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं।
नेट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। नेट एक्सेलरेशन जो होता है ए नेट इज इक्वल टू, इसमें बात ध्यान रखना भाई, इसमें मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, इसलिए नेट एक्सेलरेशन ये सब पे फर्क आता है। मॉड नहीं बोलेंगे उसको, मैग्नीट्यूड ऑफ डीवी बाई डी हम बोलते हैं इसको, ठीक है, ये याद रखना। ये जो होता है ये इन दोनों का एक्सेलरेशन का एडिशन करके भी ऐसे हम लिख सकते हैं कि ए नेट मतलब क्या कि इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट ले रहे हैं, इसलिए तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ, यहां क्या है ए रेडियल को हम आर बोलते हैं का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ये कैसे आ गया, तो आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर वेक्टर चैप्टर मतलब आपका मैथमेटिकल मेथड वो चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर के अंदर यही चीज है, आपने रिजल्टेंट निकाला सीखा होगा, उसी से हम ये निकाल रहे हैं। चलो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, विच इज एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। अब ये एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम में जो है इसमें आपको कुछ ही चीजें याद रखनी है, जैसे कि कार ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। अब ये जो कहने का मतलब है मेरा कि वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे अगर कार को आपको राइड करना है तो, राइट। तो देखिए कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी आप कार को चला सकते हो, Vmax इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, ठीक है, इतनी सा है, बस इसी को याद रखना है कि कितनी वेलोसिटी से आप चला सकते हो इतना। Vmax इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब ध्यान रखो इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, तो उसके अंदर अगर आपने टर्न लिया तो टर्न लेते समय कम से कम आपकी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्पीड इसके ऊपर जा रही है तो फिर यहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस, स्लिपिंग, स्किडिंग, ये सब चीजें होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको अभी फिलहाल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन इस पे अच्छे और जबरदस्त पूछे जाते हैं, तो देखेंगे उसको। डेथवेल इसके बाद आता है, डेथवेल मतलब अब आप गाड़ी मौत के कुएं में चला रहे हो, ठीक है। अब वो बाइक राइडर जो है वो गाड़ी अगर उसमें चला रहा रहता है तो उसको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका मिनिमम स्पीड, मतलब इतनी स्पीड से नीचे तो वो आना नहीं चाहिए, अगर आया तो फिर वो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। आरजी बाय म्यू आएगा इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले में आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रहा होगा, यहां म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां जितना फ्रिक्शन बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड जो है उतना ही ज्यादा रिस्की है। यहां आपको मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कम करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी स्पीड जो है ये क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये जितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होने लगेगा उतना आपकी वेलोसिटी जो है वो आपको मिनिमम कम रहेगी। तो कम रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ा ज्यादा, मतलब क्या, आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए कंपेयर किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्योंकि आपको पता है आप एक हॉरिजॉन्टल, आप कहां घूम रहे हो, डेथवेल के अंदर घूम रहे हो। अब अगर आपने फ्रिक्शनल फोर्स मतलब आपके टायर की और उस वॉल के बीच में अगर आपने फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाया और ज्यादा रहा तो ही ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको ओवरटेक कर लिया, किसको, फ्रिक्शनल फोर्स को, तो आपकी गाड़ी गिर जाएगी, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना है डेथवेल के फिनोमिना में। आगे आता है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड मतलब अब जब टर्न ले रहे हो तो ऐसे आप रोड देखते हो ना, बड़े शहरों के अंदर ऐसा रहता है कि ऐसे टर्न लेने के लिए एकदम एंगल बनाया हुआ है, तो उधर बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट आ जाता है। बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर आपको कितना स्पीड रहना चाहिए, अब देखिए अगर बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड जो रहता है वो होता है अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ये होता है आपका मैक्सिमम स्पीड एक बैंक रोड के ऊपर। अब ये सॉल्व करना और ये काम करना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का है, ठीक है। पहले तो ये डेरिवेशन बहुत लंबा खासा है, उसको हमने छोटे में करके कन्वर्ट कर दिया है। तो मैक्सिमम से स्पीड, मैक्सिमम स्पीड है ये, मतलब क्या कि इतने स्पीड पे आप गाड़ी, मतलब ये क्या है, आपका एंगल है, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये रेडियस है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इन सब चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। तब आपकी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कैलकुलेट होती है।
अब बात ऐसी आ जाती है, अब देखो मैं ये यहां पे लिख रहा नहीं हूं, आप थोड़ा सा नोट कीजिए। मिनिमम वेलोसिटी जो होता है वो अंडर रूट ऑफ आरजी ब्रैकेट म्यू माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है, बैंक्ड कर्व रोड पे। तो आपको कभी कभी ऐसा सवाल होता है कि मिनिमम वेलोसिटी निकालो बैंक्ड कर्व रोड पे, या मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो बैंक्ड कर्व रोड पे। तो इसमें आपको साइन इनवर्स हो जाते हैं। अगर मिनिमम निकालना है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और मैक्सिमम निकालना है तो ये प्लस और ये माइनस। ये नोट कर लो अपने बुक के अंदर। ध्यान से आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पे जो कि इसी से कनेक्टेड है, छोड़ रहे नहीं है, आगे जाना है, पूरा समझाना है। मोस्ट सेफ स्पीड ऑन बैंक्ड रोड, सबसे सेफ स्पीड कितनी होती है? अब ये तो क्या है, मैक्सिमम स्पीड है ना, और मिनिमम स्पीड माइनस लगा दोगे इधर, तो इसकी वजह से थोड़ी सेफ स्पीड पता चलेगी। सेफ स्पीड मतलब बैंक रोड पे कितने स्पीड से गाड़ी चलाओगे कि आपके एक्सीडेंट वियर टियर कुछ होना नहीं चाहिए गाड़ी को या आपको, तो उसके लिए आपको मोस्ट सेफ स्पीड पता लगाना रहता है। और वो कब निकलेगा थोड़ा सा समझना, कॉन्सेप्चुअल है। यहां आपको कौन कौन चीजों पे ध्यान देना है। देखो, अगर आप एक बैंक रोड पे टर्न ले रहे हो, ठीक है, तो वहां आपका रेडियस तो फिक्स है, क्योंकि सेंटर से लेके आपके बीच में जो आपके कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज होने वाला नहीं है, वो एक ही डिस्टेंस पे है, तो आर फिक्स्ड है, ठीक है। दूसरा, आपकी ग्रेविटी ये चेंज नहीं हो सकती। थर्ड, थीटा एंगल कितना होगा? आप बैंक रोड पे अगर एंगल चेंज कर रहे हो तो थीटा सेम ही होगा, एंगल भी चेंज नहीं हो सकता है। बात आती है, अगर मोस्ट सेफ स्पीड बैंक रोड पे है तो उसके लिए आपको फ्रिक्शन को ही संभालना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, ठीक है। और वो हम आइडियली ऐसा मानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0 है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो गया तो ही आपकी मोस्ट सेफ स्पीड रहेगी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या? अरे देखो, जब वो हम रोड पे टर्न ले रहे हैं तो वो हमारे गाड़ी के टायर के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम इसी से बचा सकते हैं, ठीक है, बाकी किसी और चीज से नहीं बच सकते। आइडियली हम मानते हैं कि म्यू 0 है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं, तब आपकी वैल्यू मैक्सिमम मोस्ट सेफ स्पीड आपकी निकल के आती है बैंक रोड पे। मोस्ट सेफ स्पीड मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, नहीं तो फिर गलत मीनिंग लेके गलत कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, नीचे का टर्म तो 0 हो ही गया है, यहां चला गया, यहां 1 बचता है सिर्फ। ऊपर म्यू 0 हो गया, 0 प्लस tan थीटा इज ओनली tan थीटा इंटू आरजी इज आरजी tan थीटा। तो फॉर्मूला बिकम्स अंडर रूट ऑफ आरजी tan थीटा, करेक्ट है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है मैक्सिमम मोस्ट सेफ स्पीड ऑन बैंक्ड रोड। इतनी सेफ स्पीड से आप मतलब आपका एंगल पे फैक्टर फर्क पड़ता है, आर पे जी पे, ठीक है। और इन सब चीजों से आप मोस्ट सेफ स्पीड निकाल सकते हो बैंक्ड रोड के ऊपर। ध्यान रखना, ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है कहां पर? हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर, ये बैंक्ड कर्व रोड पर। दोनों में कंसेप्ट में फर्क है, बहुत बच्चे इसको मिक्स जंबल कर लेते हैं और फिर गड़बड़ कर देते हैं। आगे बैंकिंग एंगल, तो आपको बैंकिंग एंगल इसी फॉर्मूले से बनाना आता है, इसका हम स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आरजी tan थीटा हो जाएगा। और अगर आप थीटा निकालने जाओगे तो ये क्या आ जाएगा? इधर आकर आरजी tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वेयर अपॉन आरजी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका बैंकिंग एंगल। ध्यान में रखना इस बात को भी कि बैंकिंग एंगल कैसे निकाला जाता है इसका, राइट। अब आते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे, दैट इज वीसीएम। वीसीएम से पहले एक और छोटा सा पॉइंट है जिस पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आपको कोनिकल पेंडुलम के बारे में भी पूछा जाता है। कोनिकल पेंडुलम मतलब अब वो कोनिकल पेंडुलम आप इसी चैप्टर के अंदर सीख रहे हो, मैं फॉर्मूला थोड़ा सा दे दूं यहां पे, ध्यान रहना चाहिए कि कोनिकल पेंडुलम ये भी एक यूसीएम का ही एप्लीकेशन है, इसलिए इसको सिखाने बिना आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, आपको पूछा जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना रहता है। तो जब ऑसिलेशन सीखेंगे तब हम वो सिंपल पेंडुलम के बारे में सीखेंगे। यहां हम टाइम पीरियड किसका सीख रहे हैं? टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, विच इज नथिंग बट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा डिवाइड बाय g, ठीक है। तो ये बात याद रखना है सबको कि अगर कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कोई पूछ रहा है आप लोगों को तो इट इज नथिंग बट 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा बाय g, ठीक है। याद रख लीजिए इस फॉर्मूले को, एकदम आसान है। और ये हो गया हमारा एप्लीकेशन खत्म यूसीएम का। और अब हम आगे बढ़ेंगे विच इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो वहां पे हम जाइंट व्हील के अंदर हम अपना घूमते हैं तो उधर वर्टिकल सर्कुलर मोशन दैट इज ओनली। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर आपको देखते हैं वेलोसिटी 3 पोजीशन पे मैंने दिखा है, एक वेलोसिटी हाईएस्ट पे, एक वेलोसिटी मिड पे और एक वेलोसिटी बॉटम पे।
तो कहां पे कितनी वेलोसिटी होती है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसका, ये इतनी में मैं बात कर ले रहा हूं। वेलोसिटी हाईएस्ट पे करने का, उसका डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है। आपको बोलना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल पे है प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल पे है वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। फिर उसको डिराइव करते हुए आगे बढ़ते हो और बहुत कुछ कंसेप्ट करते हो, ठीक है। ये सब करते नहीं बैठना है। सीटी के लिए वेलोसिटी एट हाईएस्ट कितना रहता है, अंडर रूट ऑफ RG, ठीक है, कितना रहता है, अंडर रूट ऑफ RG। कहां पर, हाईएस्ट, सबसे ऊपर पोजीशन पे, ठीक है। वेलोसिटी मिड पे कितना रहता है, तो वो होता है अंडर रूट ऑफ 3RG, और लोएस्ट पे कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 5RG। तो मुझे बताओ कहां सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, वेलोसिटी लोएस्ट पे सबसे ज्यादा होती है। निकाल कर देखो, रूट है, R की वैल्यू कुछ सपोज कर लो, G की वैल्यू कुछ सपोज कर लो, कितना, इसको 10 सपोज कर लेते हैं, इसको भी 10 सपोज कर लेते हैं। 10 10 100, 100 into 5 500, अंडर रूट 500 बाहर आएगा, ठीक है। इधर भी देखो 300 बाहर आएगा और इधर सिर्फ 100 बाहर आएगा, तो ये 10 आएगा, ये 300 का मतलब 17 18 के पास आएगा, और ये 400 का 500 का मतलब समथिंग 23 के आसपास कुछ आ जाएगा, ये 22 23। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किधर है, लोएस्ट पे है। कितनी है, लोएस्ट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, ध्यान में। इसके साथ हम बात कर लेते हैं टेंशन। तो टेंशन हाईएस्ट पे कितना होता है, टेंशन हाईएस्ट पे 0 होता है, ठीक है। टेंशन अगर मिड पे बात करेंगे तो मिड पॉइंट पे टेंशन कितना है, टेंशन मिड पॉइंट पे मतलब बीच में, अगर ये हम क्या बोलते हैं, जाइंट व्हील को हम कंसिडर करें तो मिड पे टेंशन रहता है। देखो इधर टेंशन जो है यहां पे 0 है, यहां पे आते आते 3 mg हो जाता है। इनके सबके डेरिवेशंस है, ठीक है, पर बी एट अ पॉइंट याद रख लो इन लोगों को। और टेंशन लोएस्ट पे, टेंशन लोएस्ट पे इधर नीचे सबसे ज्यादा रहता है, एंड इट इज 6 mg। कितना रहता है, 6 mg रहता है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मैं सीडी में शायद देखा था, उधर पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट लोएस्ट टू टेंशन एट मिड। डिफरेंस कितना होगा, टेंशन लोएस्ट में से डिफर करोगे अगर टेंशन मिड को, तो लोएस्ट में से मिड को अगर माइनस करोगे 6 mg में से 3 mg गया, कितना बचा, 3 mg। तो आपको ऐसा सवाल पूछा जाता है, व्हाट विल बी द डिफरेंस टेंशन बिटवीन टेंशन एट मिड टू टेंशन एट हाईएस्ट। अगेन 3 mg में से 0 को माइनस किया, 3 mg। ऐसे सवाल पूछते हैं, और आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों को फॉर्मूला, मैं एक फॉर्मूला इसका बता देता हूं, टेंशन एट हाईएस्ट इज इक्वल टू, या कहीं पर भी टेंशन निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, टेंशन इज इक्वल टू mv² अपॉन r प्लस mg cos थीटा। इस फॉर्मूले से आप कोई भी टेंशन निकाल लेते हो। तो आगे बढ़ते हैं अपने कुछ और पॉइंट्स को देखने के लिए। एनर्जी इन यूसीएम इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। यूसीएम के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है। देखो इस पे सवाल आपको पूछा जा सकता है, एनर्जी कितनी रहती है, इट इज 5/2 mgr। कंजर्व का मतलब क्या, कि हर जगह आप एनर्जी लोएस्ट पे निकालो, मिड पे निकालो या हाईएस्ट पे निकालो, कहीं पर भी निकालो, आपकी एनर्जी जो है वो फिक्स और कंजर्व रहेगी, विच इज 5/2 mgr। ये वैल्यू रहती है, बहुत बार सिखाया नहीं जाता है और सीटी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको पूछा जाता है कि एनर्जी लोएस्ट पे कितनी होगी, कंजर्वेशन लगाकर सवाल पूछा गया है आपको। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। 5/2 mgr, m की वैल्यू, g की, r की वैल्यू दी रहेगी। इसमें r और m की वैल्यू देके रखी रहती है, g की देके नहीं रखेंगे, ठीक है। आपको 10 लेना है और सॉल्व करके एनर्जी कितनी कंजर्व हो रही है लगा दो, बता दो, खत्म, काम आसान है एकदम, ठीक है। आगे आते हैं कुछ अलग फैक्टर्स की तरफ, जैसे कि अब हम रोटेशनल की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। रोटेशनल में अगर आपको कुछ बेसिक्स की तरफ देखना है तो लीनियर और एंगुलर के बारे में आपको पता होना चाहिए। खासकर क्या होता है कि इस टाइप के फॉर्मूले आपको पूछे जाते हैं, आपने डिराइव भी किए हैं, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। फिर एंगुलर मोमेंटम के लिए भी डिराइव किया और काइनेटिक एनर्जी के लिए भी डिराइव किया है। तो वो सारे फॉर्मूलेज मैं अभी यहाँ पे ले लेता हूँ फटाफट। तो पहली बात, हम लीनियर के अंदर, इसको आप रोटेशनल के अंदर भी कंसिडर कर लो, क्योंकि कोई बॉडी अगर एंगुलर है मतलब रोटेट भी हो रही है, तो रोटेशनल के अंदर भी वही है। लीनियर के अंदर फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बराबर है। अगर आप एंगुलर के अंदर जाओगे तो यही फोर्स क्या बन जाता है, टॉर्क बन जाता है, विच इज एनालॉगस, ठीक है। फोर्स इज एनालॉगस टू टॉर्क इन रोटेशनल या एंगुलर के अंदर, ठीक है। अब m इज मास, यहां m को बताने के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का यूज करते हैं, ठीक है। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को बताने के लिए यूज कर रहे हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला I अल्फा बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं और भी फॉर्मूले, जैसे आप जानते हो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, यस, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम एंगुलर के अंदर बात करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू, फोर्स को आप टॉर्क से बता रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा से बता रहे हो, तो टॉर्क इंटू थीटा या टाउ इंटू थीटा बोल दो। थर्ड, अब देखो
यहां पर थोड़ी सी और बात को समझनी चाहिए, ठीक है। अभी हम जनरली बात करें तो ठीक है, थोड़ा सा ही बेसिक ऊपर ऊपर रखते, चैप्टर एंड होने तक आपको सब समझ में आने लग जाएगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर लीनियर मोमेंटम किससे बताया जाता है? P से बताया जाता है। P इज इक्वल टू mv, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। और वही चीज अगर हम एंगुलर के अंदर बात करेंगे तो P को एंगुलर के अंदर L से बताया जाता है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास है इसलिए I, वेलोसिटी ओमेगा बन जाएगा। तो इस तरह से आप एंगुलर के बीच में मोमेंटम है, याद रखना, इट इज लीनियर मोमेंटम, रिमेंबर दिस पॉइंट, आप नोट कर लो कि किसको क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन बहुत है, ठीक है। एंगुलर लीनियर मोमेंटम को P से बताया जाता है, एंगुलर मोमेंटम को L से बताया जाता है, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला इज पावर का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप पावर का फॉर्मूला अगर मैकेनिक्स में देखोगे, क्योंकि पावर के फॉर्मूले आप लोगों को लगता है सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, EMI इन सब में ही रहेंगे, ठीक है। यहां पर भी है पावर का फॉर्मूला। यहां पे अगर पावर इसी से डिराइव हुआ वर्ड है, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है, यू नो, राइट। तो वर्क अपॉन टाइम मतलब वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है रे? फर्स्ट स्लाइड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बोलते हो? वेलोसिटी बोलते हो। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह पर वेलोसिटी लिख दिया। तो आपको पावर का फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। और इसी की वजह से ये भी फॉर्मूला पावर का इधर बन जाता है, फोर्स मतलब टॉर्क इनटू ओमेगा। तो टॉ इनटू ओमेगा इज कॉल्ड एज पावर इन एंगुलर या फिर रोटेशनल डायनामिक्स। फैक्टर नंबर 5 एंड लास्ट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो आप लोगों को पता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। और अगर यहां देखेंगे तो द फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, या E इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, मतलब सेम फॉर्मूला है, ठीक है। सिर्फ यहां लीनियर के अंदर हम बात करें और यहां एंगुलर के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। बाय दिस हम इसके आगे अब थोड़ा सा हम और भी इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, पर इसके बाद जितने भी पार्ट है वो सब कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल मतलब अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम देखेंगे, जो बॉडीज जो है रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसके वन एंड से, मिड पॉइंट से, या रिंग के लिए, इन सब के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। वो कैसे निकलेगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट रहता है, ठीक है। अब उसको थोड़ा समझाने के लिए टाइम लगेगा, तो इसको हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारी चीज कवर कर दी है, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट रहता है और उसी से रिलेटेड कंसेप्ट रहते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग कितनी है, ये सब तभी पता चलेगा जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की शुरुआत और समझ में आएगा तब, ठीक है। सो तब तक के लिए कीप स्टडिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी वैल्यू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।